गुड इवनिंग सभी बच्चों। ये क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर मीन्स टेक्स्ट में जितना भी क्वेश्चन आंसर से प्लस एमसीक्यू या जो भी हो, ठीक है, वो सभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या नहीं कर रहे, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेन शायद किए होंगे प्रीवियस बुक में। हमने अगर पहले का वीडियो वगैरह देखेंगे तो ठीक है। तो जो भी हो, ये इतना टफ भी है ही नहीं, तो जस्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चैप्टर का नेम है व्हेन वेयर एंड हाउ। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन को पहले देखिए, तो 1 का आंसर होगा वो बी, ऑप्शन बी। British thinkers and historians who divided Indian history into 3 periods. इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड करने वाले जो ब्रिटिशर्स कौन थे? तो नंबर बी, जेम्स मिल। ओके, एम को कैपिटल कीजिएगा, मिल में, जेम्स मिल में नेम है ना, इसीलिए। नेक्स्ट, ए कंट्री विच रूल्स अनदर कंट्री फॉर इट्स ओन इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, अपना ही बेनिफिट के लिए कोई एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री पर रूल करता है, तो ऐसे कंट्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, इम्पीरियलिस्ट। ओके, साम्राज्यवादी कहते हैं इसको हिंदी में। थॉट में अ डीप लव फॉर वंस मदरलैंड, अपना देश के लिए जो प्रेम जो होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? नेशनलिज्म, ऑप्शन ए। नंबर 4, a collection of official documents relating to British experiences, तो ऑप्शन सी, आर्काइव्स। दैट मीन्स collection of official document relating to British experiences, that means British time का जितना भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शंस वगैरह जो है, ठीक है, उसको क्या कहते? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं कहते, ऑप्शन सी में जो लिखा है वही कहते। नंबर 5, द फाउंडर ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट न्यूज़पेपर, इंडिया का अर्लीस्ट न्यूज़पेपर का फाउंडर, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या था? राजा राममोहन रॉय। नंबर 6, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन डेट, कब? दैट मीन्स ईयर्स, कब? ऑप्शन बी, 1600 सी, दैट मीन्स कॉमन ईरा, दैट मीन्स एडी भी लिख सकते हो, बातें की है, ठीक है। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन, ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन, ओके, देहरादून। ऑप्शन 8, poverty and on British rule in India was written by, answer option C, Dadabhai Naoroji. And number 9, the Rashtrapati Bhavan was designed by, okay, Edwin Lutyens, option C. 10, Thomas Roe got certain trading rights for the English East India Company from Mughal Emperor, क्या होगा? जहांगीर है। ओके, ऑप्शन सी, डन। सो करेक्ट ऑप्शन डन, कंप्लीटेड। अब चलते हैं हम लोग, आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस। 1 सेंटेंस में लिखना है, 1 मार्क आता ही है। ओके, सो नंबर 1, विच ग्रुप्स of people came to India as traders in the beginning of 18th century, 18th century का beginning में, that means 1701, ओके, से 18th सेंचुरी बिगिन होती है, तो 18th सेंचुरी के बिगिन में इंडिया में कौन ट्रेडर्स लोग आए? तो ब्रिटिश ट्रेडर्स। ओके, सिंपल इतना लिखने से होगा, द ब्रिटिश ट्रेडर्स केम टू इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, फुल सेंटेंस में भी लिख सकते हो। ओके, नंबर 2, हु सपोर्टेड जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट जो पीरियड्स में डिवाइड जो किए जेम्स मिल ने, तो इनको सपोर्ट किसने किए थे? तो इनको सपोर्ट किए थे एंग्लिसिस्ट ने, दैट मीन्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने एंड ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इनको सपोर्ट किए थे। ओके, गिव द फुल फॉर्म ऑफ EEIC, EEIC सिंपल है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका फुल फॉर्म है। ओके, नंबर 4, विच रॉ मटेरियल डिड इंडिया सेल टू द ब्रिटिश आफ्टर इट बिकेम अ फुल फ्लेजेड ब्रिटिश कॉलोनी, जैसे ही इंडिया फुल फ्लेजेड ब्रिटिश कॉलोनी बनता है, दैट मीन्स जैसे ही इंडिया
पूरी तरह से ब्रिटिश का कंट्रोल में आ जाते हैं तो इंडिया क्या सेल करने लगे थे, ठीक है। तो इंडिया एक्सपोर्टेड जूट एंड कॉटन टू इंग्लैंड फॉर ब्रिटिश फैक्ट्रीज। इंडिया जनरली क्या सेल करने लगे, जूट एंड कॉटन इंग्लैंड को सेल करने लगे, और इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसके लिए, ठीक है। और इससे पहले हम लोग क्या सेल करते थे, हम लोग टेक्सटाइल सेल करते थे, अब सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, जूट एंड कॉटन का रॉ मटेरियल। ओके, नंबर 5, what was the name of the book written by Tarabai Shinde? Okay, स्त्री पुरुष तुलना। Okay, now आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। शॉर्ट में आंसर देना है, 3 मार्क्स का, जनरली 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ कॉलोनी एंड एन इम्पेरियलिस्ट कंट्री? दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉरी रिलेशन क्या है, ठीक है। इम्पेरियलिस्ट कंट्री और कॉलोनी में, दोनों में रिलेशन क्या है बोल रहा है। द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज कॉल्ड इज कॉलोनी। जिस कंट्री पर रूल किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि इंडिया पर रूल किए थे ब्रिटिशर्स ने, तो इंडिया कॉलोनी हुआ। वाइल द कंट्री दैट रूल्स, और वो कंट्री जो रूल कर रहा है उसको कहते हैं इम्पेरियलिस्ट कंट्री। जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे तो वो लोग हो गया इम्पेरियलिस्ट कंट्री और इंडिया हुआ कॉलोनी। ओके, नंबर 2 इसका ऑप्शन देखिए, पॉइंट देखिए। कॉलोनी फॉर एग्जाम्पल इंडिया वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द इम्पेरियलिस्ट कंट्री लाइक इंग्लैंड। और कॉलोनी जो भी हो, जैसे कि इंडिया हो चाहे या तो साउथ अफ्रीका हो, है ना, ब्रिटिश का कंट्रोल में था ही, तो जहाँ जहाँ कॉलोनी है तो उस कॉलोनी एरिया को, दैट मीन्स उस कॉलोनी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दे ही दिए हमने। ओके, तो थर्ड पॉइंट देखिएगा, द इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज exploited the colonies politically, economically and socially। दैट मीन्स जितना भी इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज है, ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं है इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज, वर्ल्ड में और भी इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज है, ठीक है। तो इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज जो भी हो, वो लोगों का यही मकसद था कि वो लोग पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी एक्सप्लॉइट करते थे कॉलोनी को, दैट मीन्स शोषण करने का काम करते थे। नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश ट्रेडर्स बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया। ओके, ब्रिटिशर्स तो एक ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, फिर इंडिया में ये लोग किस तरह से रूलर बन गए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, द अकोमुलेटेड, द नहीं यहाँ THEY, दे कीजिए THEY, ठीक है, दे कीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, THEY कीजिए। दे एक्यूमुलेटेड a lot of money through trade and became economically very strong, ठीक है, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लिए बिजनेस करके, ठीक है, और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बन गए वो लोग मतलब ब्रिटिशर्स। नंबर 2, द नहीं यहाँ पर भी दे कीजिए THEY। दे स्टार्टेड मेंटेनिंग आर्मी, मेकिंग फोर्ट्स एंड बाइंग आर्म्स। दैट मीन्स ये लोग अब आर्मी भी मेंटेन करने लगे और फोर्ट्स वगैरह बनाने लगे, ठीक है, और आर्म्स वगैरह भी खरीदने लगे। कौन? ब्रिटिशर्स लोग। पैसा हो जाता है तो लोग अपने आप को फिर इनसिक्योर भी फील करते, सारा चीज़ भी करते ही है। नाउ थर्ड पॉइंट, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द डिसयूनिटी, conflict and jealousy among the Indian rulers, they became our rulers। That means Indian rulers में जो disunity था, एक तो था ही नहीं, conflict होता था, आपस में झगड़ते रहते थे, jealousy थे एक दूसरे से Indian rulers, इसका फ़ायदा उठा करके ये लोगों ने आपस में लड़ाई लगा करके ये लोग रूलर्स बन गए इंडिया का। ओके, इतना काफ़ी लगता है हमको शायद लिखना। नंबर 3, हाउ डिड इंडिया बिकम डी इंडस्ट्रियलाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड। दैट मीन्स ब्रिटिश टाइम में इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइज कैसे हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइज मीन्स इंडिया में जितना भी इंडस्ट्री वगैरह था वो पूरी तरह से ख़त्म कैसे हुआ ब्रिटिश का टाइम में। ओके, पॉइंट 1, इंडियन प्रोडक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड प्रोडक्ट्स मेड इन ब्रिटेन वर एनकरेज्ड। तो यही हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए कि जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स से उसको डिस्करेज किया गया, ठीक है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, और जो ब्रिटेन में बना हुआ प्रोडक्ट्स जो है उसको एनकरेज किया गया, ठीक है। तो इसलिए भी नंबर 1 इंडिया जो है कि डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ ब्रिटिश टाइम में। नंबर 2, कैलिको एक्ट वाज पास्ड टू बैन सेलिंग ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन। दैट मीन्स इंडिया से बहुत टेक्सटाइल जो है यूरोप का डिफरेंट कंट्रीज में सेल होते थे और बहुत डिमांड था उस समय। इंडियन प्रोडक्ट्स जो है पूरा यूरोप का मार्केट में छाया हुआ था और बहुत डिमांड था इंडियन प्रोडक्ट्स का। बट
ब्रिटेन ने क्या किए, कैलिको एक्ट पास किया, और उस एक्ट पास करके क्या किए कि इंडिया से जितना भी टेक्सटाइल्स यूरोप में बेसिकली इंग्लैंड का मार्केट में एंटर होता था उसमें बैन करा दिए, ताकि इंडिया का प्रोडक्ट वहाँ पर सेल हो ना पाए और इंग्लैंड का मार्केट में सिर्फ इंग्लैंड का ही प्रोडक्ट सेल हो। ठीक है, तो इंडिया का अब वहाँ पर सेलिंग ही उस तरह से बैन करा दिए। ठीक है, एक कानून बना करके, कैलिको एक्ट पास करा करके, तो इंडिया से सेलिंग ही कम हो रहा है, तो यहाँ पर अब प्रोडक्शन भी तो कम करेगा। दैट मीन्स डी इंडस्ट्रियलाइज होना इसी तरह से शुरू हुआ। और थर्ड, वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कि इंग्लैंड में यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह इम्पोज कर दिया, और इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया ताकि हम लोग अपना प्रोडक्ट को वहाँ सेल ही नहीं कर पाए। एंड देयर वाज नो ड्यूटी ऑन द प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और इसका जस्ट अपोजिट क्या कर दिए, ब्रिटेन से कोई भी प्रोडक्ट इंडियन मार्केट पर आते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं था। दैट मीन्स वो लोग का प्रोडक्ट इंडिया में आए तो कोई टैक्स देना नहीं है, तो ईजिली वो लोग सस्ता दाम में बिक्री करेंगे। ओके, और इंडिया का प्रोडक्ट जब भी यूरोप का मार्केट में जाएगा, इंग्लैंड में जाएगा स्पेशली, तो उस पर बहुत हैवी टैक्सेस डाल दिए ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर ही ना पाए। ओके, ये सारा चीज़ था, इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज होने में मजबूर कर दिया। ओके, नंबर 4, गिव ब्रीफ डिटेल of the social legislations introduced by the British. That means ब्रिटिशर्स ने कौन, लेजिस्लेशन मतलब कानून, कौन कौन सा कानून पास कराए ब्रिटिशर्स ने जनरली हमारा जो सोसाइटी का कुछ सेटअप को चेंज करने के लिए। ओके, नंबर 1, एन एक्ट वॉज पास इन 1829 विच एबोलिश द सती सिस्टम। 1829 में एक कानून पास किया ब्रिटिशर्स ने, और उस कानून या तो एक्ट के जरिए सती सिस्टम जो था इंडिया में, ठीक है, सती प्रथा जो था उसको एबोलिश किया, उसको बैन करा दिया। ठीक है, ये तो गुड, अच्छा ही था। और सेकेंडली, विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। दैट मीन्स विडो को इंडिया का जनरली हिंदू सोसाइटी में जो विडो होता है, विधवा जो होता है, उसको फिर से शादी करने का परमिशन नहीं था, किंतु यहाँ पर 1856 में जो विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ तो इन लोगों को भी मैरी करने का, रीमैरिज करने का एक अधिकार दिया गया, तो ये भी अच्छा ही था। और थर्ड, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास इन 1829। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1829 में पास हुआ, ये भी अच्छा था। रेस्ट्रेंट मतलब रोकना, दैट मीन्स चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कानून बनाया गया, क्योंकि उस समय तो चाइल्ड मैरिज चलता ही था। और उसी तरह से इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। 3 पॉइंट काफ़ी है यहाँ। ओके, फिफ्थ में, राइट नोट ऑन सम ऑफ द फिल्म्स मेड ऑन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, मेड ऑन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, कुछ फिल्म्स वगैरह का बारे में बात करते। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अछूत कन्या, फिल्म का नाम है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करके भी रख सकते हो। अछूत कन्या ये फिल्म है, ठीक है, बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ अनटचेबल गर्ल एंड ब्राह्मण बॉय। ये फिल्म किस पर बेस है, किस पर आधारित है, मतलब क्या कहानी है, ये एक लव स्टोरी है। अछूत कन्या जो है ये एक फिल्म है, और उस फिल्म में एक लव स्टोरी है, और किसका लव स्टोरी है, एक अनटचेबल गर्ल, दैट मीन्स लोअर कास्ट का गर्ल जो है, और एक ब्राह्मण हायर कास्ट का लड़का, दोनों का बीच में जो लव स्टोरी है वो इस फिल्म में शो किया गया है। ओके, आफ्टर दैट पथेर पंचली प्रेजेंटेड, अनदर फिल्म है ये, ठीक है, और इसमें क्या है, presented life of people during colonial period, especially in famine time in Bengal. बंगाल में जो फैमिन हुआ था, अकाल, दैट मीन्स जिस समय फूड का शॉर्टेज होता है उसको कहते हैं फैमिन, अकाल, ठीक है। तो उस समय जनरली कॉलोनियल पीरियड में, दैट मीन्स फैमिन का टाइम में, स्पेशली इन फैमिन का टाइम में बंगाल में, ठीक है, बंगाल में लोगों का जो लाइफ किस तरह का था, ठीक है, लोग किस तरह से जी रहे थे, उसको इस जो फिल्म के जरिए दर्शाने का काम किया है, ठीक है। और लास्ट थर्ड वन इज फिल्म गांधी, और फिल्म का नाम है गांधी। ओके, ये गांधी जो फिल्म जो है इंक्लूड्स एन एक्चुअल न्यूज़ रील ऑफ गांधीज विजिट टू मैनचेस्टर। गांधी जी का जो मैनचेस्टर में विजिट है उस रिलेटेड न्यूज़ रील को लेकर के बनाया गया यह फिल्म में। ओके, now answer the following question in detail. Number 1,
डिटेल मतलब जनरली 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। हाउ डिड जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री, एक्सप्लेन। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जेम्स मिल का यही डिवीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत डिफरेंट टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड किए 3 पीरियड में, वो है हिंदू, मुस्लिम एंड द ब्रिटिश। ओके, अब उसमें क्या है तो देखिए, हिंदू एंड द मुस्लिम पीरियड्स वर सोन एज अनसिविलाइज्ड। तो इन्होंने इस तरह से लिखी हिस्ट्री कि हिंदू एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश 3 पीरियड में बांट दिया, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट डे में क्या है, एंशिएंट, मिडिएबल, मॉडर्न, इस तरह से बांटते हैं ना, तो इस तरह से नहीं बांटे इन्होंने बांटे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड जो है इसको अनसिविलाइज्ड पीरियड बोल करके दिखाया गया है। और इसी तरह से ब्रिटिश पीरियड जो है इसको शो किया है एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का बिगिनिंग का तरह, ठीक है। दैट मीन्स ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो इंडिया में सिविलाइजेशन लाया, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन लाया, इस तरह से हिस्ट्री को इन्होंने लिखे। ही क्रिटिसाइज द प्री ब्रिटिश पीरियड, इन्होंने ब्रिटिश से पहले का जो पीरियड है इंडिया में उसको क्रिटिसाइज भी किए हैं, ओके। एंड ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ब्रिटिश रूल को इंडिया में ग्लोरीफाई किया, उसको प्रशंसा की इन्होंने, ओके। तो शायद इतना काफ़ी होगा, अगर चाहे तो 1-2 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जेम्स मिल ये इंग्लिश हिस्टोरियन थे, ठीक है। तो जनरली इसी पॉइंट में से और एक पॉइंट आप बनाना चाहे तो बना सकते हो। कुछ नेगेटिविटी ही है इसका, और टोटली जेम्स मिल का जो इंडियन हिस्ट्री डिवीजन टोटली नेगेटिव ही उसका साइट। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस अंडर द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। कॉलोनियल रूल का टाइम में इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, कॉलोनियल रूल का टाइम में इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुआ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, ओके। और बैटल ऑफ प्लासी ही इंडिया में ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन माना जाता है, ठीक है। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ वही ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन माना जाता है इंडिया में, ओके। और इसके बाद जो 1757 टू 1857, 1757 से लेकर के 1857 तक इंडिया का अगर हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे तो 1757 से 1857 तक, ओके, इंडिया को रूल करते हैं, इंडिया पर रूल करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डायरेक्ट इंग्लैंड का क्वीन रूल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स डायरेक्ट इंग्लैंड का क्राउन रूल नहीं कर रहा है, रूल कर रहे हैं 1757 टू 1857 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल की है, ओके। और आफ्टर 1857 में सिपाही म्यूटिनी होता है, ओके, सिपाही विद्रोह भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो सिपाही म्यूटिनी होते हैं 1857 में। तो 1857 के बाद इंडिया वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद क्या हुआ कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ से पावर स्नैच कर दिए, दैट मीन्स छीन लिए उनसे, किसने, इंग्लैंड का क्राउन ने। और इंग्लैंड का क्राउन डायरेक्टली इंडिया में रूल करने लगे। डायरेक्टली मतलब यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने पावर छीन लिया और अपना पास पावर रख लिया और वो रूल करने लगे। तो वो तो डायरेक्ट रूल नहीं करेंगी, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव के जरिए रूल कराएगी, दैट मीन्स वाइसरॉय के जरिए, ओके। इंडिया वॉज रूल्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ रूलर्स। ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में अगर देखेंगे तो इंडिया को जो रूल कर रहे थे वो लोग, तो इंडिया वॉज रूल्ड बाय 2 टाइप ऑफ रूलर्स। इंडिया में 2 तरह का रूलर देखने को मिलते हैं, द प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रेसिडेंसीज। द प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रेसिडेंसीज, प्रिंसली स्टेट्स जो होता है जहाँ पर इंडियन रूलर्स रूल करते थे, ठीक है। और प्रेसिडेंसीज वो एरिया होता था जहाँ पर ब्रिटिश लोग डायरेक्टली रूल कर रहे होते थे। तो अब देखेंगे तो ब्रिटिश रूल डायरेक्टली इन प्रेसिडेंसीज, जो भी प्रेसिडेंसीज हुआ करता था वहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ठीक है। और दे इनडायरेक्टली रूल्ड ओवर ऑल अदर लोकल किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट मतलब जनरली लोकल किंगडम कह सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी वो लोग रूल कर रहे थे किंतु डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। दैट मीन्स वहाँ पर थे तो इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे, किंतु वो लोग एक तरह से देखेंगे तो पपेट, दैट मीन्स कठपुतली की तरह वो लोग रूल कर रहे थे। किंतु जो भी हो, रूलर्स जनरली 2 टाइप में डिवाइड किया था। एक तो प्रिंसली स्टेट्स, दैट मीन्स इंडियन रूलर्स ही रूल कर रहे थे, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंसीज मतलब डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और प्रिंसली स्टेट्स में इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, ओके। इतना काफ़ी होगा शायद। डिड द ब्रिटिश रूल ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक चेंज, हाउ। ब्रिटिश रूल के कारण क्या इंडिया में इकोनॉमिक चेंजेस हुआ है,
और कैसे? डेफिनेटली हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिश रूल ब्राउट ड्रास्टिक इकोनॉमिक चेंजेस इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक चेंजेस में ड्रास्टिक इकोनॉमिक चेंजेस लाया, बहुत ही बुरा इकोनॉमिक चेंजेस लाया इंडिया में ब्रिटिश रूल के कारण। ओके, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो लोग ने, एंड द टैक्स वॉज वेरी हाई, और टैक्स इतना ज़्यादा डाल दिए कि लोगों को टैक्स पे करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो ये एक प्रॉब्लम था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नंबर टू, प्रॉब्लम था मतलब लोगों को में जब टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा तो इकोनॉमिकली लोग बहुत सफ़र करना पड़ा। ओके, नंबर टू, कैलिको एक्ट वाज पास्ड एंड इट बैंड द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल टू इंग्लैंड। दैट इज कैलिको एक्ट जैसे पास किया तो उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल को इंग्लैंड में जो इम्पोर्ट होता था, ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल को जो वो लोग इम्पोर्ट करते थे उसको बैन लगा दिया। उसको बैन लगा दिया, डेफिनेटली यहाँ पर जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो कर रहे थे लोग, तो उन लोगों का लाइफ में भी तो इनडायरेक्टली इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना, इंडस्ट्री वगैरह बंद होने लगी तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो थर्ड है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्करेज्ड। तो कॉलोनियल टाइम में ही हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिस्करेज किया गया, एंड पीपल वर फोर्स टू बाय मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो मशीन से बना हुआ जो कपड़ा वगैरह हुआ उसी को खरीदने के लिए लोगों को फोर्स किया गया वो लोगों ने, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है जो था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। India, which was exporter in the beginning, became only importer and supplier of raw material। अब इकोनॉमी इस तरह से हम लोग का बर्बाद हुआ कि बिगिनिंग में जो हम लोग एक्सपोर्टर थे, हमारा टेक्सटाइल का डिमांड पूरा वर्ल्ड में हुआ करता था और हम लोग अपना टेक्सटाइल को पूरा वर्ल्ड में सप्लाई करते थे। तो अब हुआ क्या, हम लोग सिर्फ इम्पोर्टर बने, किस चीज़ का, टेक्सटाइल वगैरह इम्पोर्ट करने लगे अब इंग्लैंड से। ओके, और हम लोग सप्लाई करने लगे अब सिर्फ और सिर्फ क्या, रॉ मेटेरियल। दैट मीन्स पहले कपड़ा बिक्री करते थे, अब कपड़ा बनाने का सिर्फ मटेरियल बिक्री कर रहे हैं, और कपड़ा कौन बना रहा है, ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, और कपड़ा बन करके वही डबल ट्रिपल दाम में हम लोग को बिक्री कर रहे हैं। ओके, पीपल वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ देयर एग्रीकल्चरल लैंड। जैसे कि इंडिगो हो गया, है ना, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, इस तरह से डिफरेंट टाइप का जो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स किए इंडियन फार्मर्स को, ठीक है, जहाँ पर इंडियन फार्मर्स पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ग्रो करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब भी आपको अगर क्रॉप्स का पैसा अच्छा नहीं देते थे तो ब्रिटिशर्स, तो उस समय फिर इंडियंस को सफ़र करना होता था। ओके, जैसे कि आप फिर इसी तरह से बोलो कि लोगों को खाने का ज़रूरत है, व्हीट का ज़रूरत है, गेहूं का ज़रूरत है, चावल का ज़रूरत है, तो अब कमर्शियल क्रॉप में टी, कॉफ़ी, इंडिगो, शुगर कैन है, तो टी, कॉफ़ी, इंडिगो, शुगर कैन खा के तो लोग जिएगा नहीं ना, तो ये सारा प्रॉब्लम भी आने लगे। ओके, नंबर 4, discuss the impact of Western education and how it led to the rise of Indian nationalism। वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियंस में, इसका तो बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, किंतु जितना ज़रूरत है उतना लिख देंगे। ओके, एंड हाउ इट लीड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और सेकेंडली हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हाउ इट लीड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दैट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडिया में नेशनलिज्म का आइडिया कैसे स्प्रेड होने लगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट देखेंगे वेस्टर्न एजुकेशन का। इट एनकरेज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ, सॉरी, इट एनकरेज ने डिस्करेज, इट डिस्करेज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है, डिस्करेज लिखा ही है ना, सही है, कोई बात नहीं। इट डिस्करेज द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन। दैट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडिया का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो था, पाठशाला में, गुरुकुल्स में, ये सब होता था, ठीक है, तो उसको पूरी तरह से डिस्करेज किया गया, उसको डिसमेंटल कर दिया। सेकेंडली, स्टूडेंट्स एजुकेटेड इन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम नेग्लेक्टेड समटाइम्स और ओन कल्चर एंड वैल्यूज। तो ये भी हुआ है, दैट मीन्स जो भी लोग वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन गेन किए उस समय, तो वो लोग अपने आप को ब्रिटिशर समझने लगे थे, तो और अपना ही कल्चर एंड वैल्यू को भूलने लगे थे। तो ये तो प्रेजेंट डे में भी होता ही है, बहुत सारे लोग इंग्लिश का बात करके अपना कल्चर को भूल जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश तो बोलना लिखना ठीक से नहीं आएगा, ही दूसरा का लैंग्वेज है ही, और अपना हिंदी भूल जाते हैं, ठीक है, अपना कल्चर भूल जाते हैं, ठीक, अपना भोजपुरी भूल जाते हैं, ये चीज़ होते हैं। ओके, नाउ राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसका सेकेंड पॉइंट है ना, तो ये तो इम्पैक्ट हो गया।
वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडिया में नेशनलिज्म दैट मीन्स फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री, देश के प्रति प्रेम जो है, वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडियंस को अपना देश के प्रति प्रेम, ठीक है, अपना देश के प्रति जो है कि देशभक्ति का फीलिंग जो है किस तरह से क्रिएट हुआ। ओके, वेस्टर्न एजुकेशन ब्राउट इन आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, लिबर्टी, नेशनलिज्म। ये जितना भी आइडिया है, डेमोक्रेसी का आइडिया है, इक्वलिटी का आइडिया है, लिबर्टी का आइडिया है, नेशनलिज्म का आइडिया है, तो ये जनरली यूरोपियंस आइडियाज है, ठीक है। तो जब हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन में नॉलेज गेन करने लगे, एजुकेशन गेन करने लगे, तो हम लोगों को पता चला कि डेमोक्रेसी क्या है, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, नेशनलिज्म क्या है, ठीक है। तो वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इसीलिए इंस्पायर्ड किए एजुकेटेड इंडियंस को टू क्वेश्चन द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को ही क्वेश्चन करने लगे हम लोग। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने जाना डेमोक्रेसी क्या है, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, नेशनलिज्म क्या है। और देखिए तो इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, तो डेमोक्रेसी कहाँ था, इक्वलिटी कहाँ था ब्रिटिश का टाइम में, लिबर्टी कहाँ था, नेशनलिज्म कहाँ था। तो हम लोग खुद ही सवाल करने लगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन जैसे स्प्रेड होने लगे, इसके कारण मिडिल क्लास का लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिडिल क्लास का लोग, दैट मीन्स पढ़े लिखे लोग जो है, वो लोग भी यहाँ पर ज़्यादा ही इस तरह से पढ़े लिखे लोग भी देखने को मिले। ओके, और ये जो पढ़े लिखे लोग जो है, ये लोगों ने एक अवेकनिंग लाने का काम किया, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लाने का काम किया लोगों में, ठीक है, जिसके कारण नेशनल यूनिटी क्रिएट करने का काम किया। दैट मीन्स लोगों में फीलिंग ऑफ वननेस, दैट मीन्स नेशनलिज्म का फीलिंग क्रिएट करने का काम किया। ओके, अब लास्ट नंबर 5 में विच ऑफ द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर हिस्टोरिकल सोर्सेस, हाउ। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि हिस्ट्री जो लिखा जाता है, तो हिस्ट्री का जो सोर्सेस है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस है, दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस है। यहाँ बुक में बोल रहे विच ऑफ द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज से डिफरेंट कैसे है, वही चीज़ लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यही देखेंगे कि नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज बोल रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। तो आप उसी को भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज क्या है, दैट मीन्स हिस्ट्री का टू सोर्सेस है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस है, एक नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस है। पहले इसको तो आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस का जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस में आता है आपका रिटन रिकॉर्ड of the British in India prepared by administrator, officials and historians appointed by colonial government. That means ब्रिटिश का रूल का टाइम में, दैट इज ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम में इंडिया में ब्रिटिश द्वारा रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया, और ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा लिखा गया जितना भी आपका उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, वो एक उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस कहते हैं हिस्ट्री का, ठीक है। और इट इंक्लूड्स ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड है, सर्वे है, मैप है, जो वो लोगों ने कराया, ब्रिटिश लोगों ने जो सर्वे कराए, वो लोग ने जो रिकॉर्ड किया है, उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रिकॉर्ड वगैरह करना था, जो रिकॉर्ड किए हैं, रिकॉर्ड वगैरह रखे, वो रिकॉर्ड्स वगैरह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड्स वगैरह, और जो भी सर्वे वो लोगों ने कराया है, और मैपिंग वगैरह वो लोगों ने की है, कहाँ का रिसोर्स है, क्या पॉपुलेशन कंपोजिशन है, वो सारा चीज़ देखने के लिए तो वो लोग ने जितना भी रिकॉर्ड सर्वे और मैपिंग जो किया, उसका टोटल रिकॉर्ड जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस है। और दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस क्या है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस जो है इसमें प्रिंटेड बुक्स वगैरह आता है, बायोग्राफी होता है, किसी ने भी लिखा होगा, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी होंगे, ठीक है, और इसी तरह से न्यूज़पेपर वगैरह होंगे, उस समय का मैगजीन्स होंगे, लेटर्स होंगे, फिल्म्स होंगे, फोटोग्राफ्स होंगे, पेंटिंग होंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होंगे, ये सभी नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस है। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश का जनरली रोल नहीं है ये सारा चीज़ लिखने में, ठीक है, जैसे कि प्रिंटेड बुक से, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, न्यूज़पेपर और मैगजीन से किसी ने भी लिखा होगा, ठीक है, जिसका ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन का साथ रिलेशन ना हो, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस में टोटली वही होता है जो ब्रिटिश चाहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो चाहते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो चाहते हैं, तो उसी तरह से वही रिकॉर्ड वगैरह रखा गया है, ठीक है। और उसी तरह से ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो लिखे वही सोर्सेस वगैरह है, दैट ब्रिटिश हिस्टोरियंस तो ब्रिटिश को फेवर करके लिखे होंगे, ओके। और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज का साथ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल नहीं है,
ओके, अब नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर हिस्टोरिकल सोर्सेज। दैट मीन्स नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज है एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न है और ये एक्यूरेट है, ठीक है। और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस ये जो है गिव द क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन इवन अबाउट द कॉमन पीपल, ये कॉमन पीपल के बारे में क्लियर आइडिया देते हैं, उन लोगों का सर्कम परिस्थिति क्या था, सर्कमस्टेंसेस मतलब हो, ठीक है, और वो लोग का व्यू क्या था, ये सारा का बारे में टोटल एक क्लियर और डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। ओके, इसका अपोजिट एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज गिव इन्फॉर्मेशन ओनली ऑन व्हाट द ब्रिटिश डिड। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन देगा जितना कि ब्रिटिश चाहते थे। ओके, दे डू नॉट टेल अस अबाउट द मॉडर्न अबाउट द कॉमन पीपल देयर सर्कमस्टांसेस एंड व्यूज। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज जो है ये कॉमन पीपल के बारे में कुछ नहीं कहेगा, उन लोगों का परिस्थिति क्या था, सर्कमस्टांसेस क्या था, इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज ब्रिटिश ने क्या किया, ठीक है, तो वो सारा रिकॉर्ड सिर्फ उसमें है। कॉमन पीपल का परिस्थिति क्या था, ठीक है, वो लोग कैसे जीते थे, ये सारा का बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तो डिफरेंस है। ओके, उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज आर मोस्टली फैब्रिकेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज होता है ज़्यादातर ब्रिटिश का ही टोटल अंडर में है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज तो इसीलिए ये फैब्रिकेटेड है, कुछ बनाया गया डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ठीक है, रियलिटी नहीं होगा उसमें, मैनिपुलेटेड होंगे, ठीक है। इसी तरह बाय द ब्रिटिशर्स, दैट इज ब्रिटिश तरह बनाया गया इस तरह का होंगे, जिसके मान के चलो कि जालियांवाला बाग में जाकर हुआ, तो वो लोगों ने भी तो कुछ तो उसका रिकॉर्ड वगैरह रखे होंगे कि वहाँ पर इतना आदमी मर गया, ठीक है, इस तरह से मरा, इस तरह से घटना हुआ था। तो वो लोग अपना बारे में थोड़ी ना वो अपना पूरा रियल कहानी वहाँ पर लिखेंगे। वो लोग लिखे होंगे 200 आदमी मरा होगा तो वो लिखते होंगे कि 10 आदमी मरे होंगे, तो इस तरह का फैब्रिकेटेड हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर सॉल्व है टोटल। ओके, तो फिर नेक्स्ट डे हम कभी शायद संडे ही करेंगे या कभी भी छुट्टी का दिन में एक दिन संडे होगा, तो फिर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स का डाल देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।